आज हमने जो सीपीसी को स्टार्ट किया हुआ, सीपीसी लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी। तो इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने जो आपने देखा था वो 12 पॉइंट्स जो देखे थे, 12 पॉइंट्स इसके मेजर, और आपने 16 to 17 पॉइंट्स देखे थे पार्ट 1 के। तो पार्ट 1 के जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को पढ़ा हुआ है हमने। जो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर 7 कंप्लीट किया था, जो चीज़ें आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यही चीज़ें हैं। आज जो हम इससे चलते हैं उसी पार्ट 1 में, जो आपका पार्ट 1 था आपका, उसके अंदर जो पॉइंट्स थे ये वाले, इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। कल जिस वक्त हमने ऑर्डर 7 रूल 1 पढ़ा था उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ प्लेंट भी देखे थे और प्लेंट कैसे लिखी जाती वो भी डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इससे फर्दर, वो ऑर्डर आपका 6 और ऑर्डर 1 है। 6 क्यों पढ़ना है, 1 क्यों पढ़ना है, इसके लिए लॉजिक ये है कि प्लीडिंग जनरली भी पता होना चाहिए प्लीडिंग क्या होती है। तो और फिर ऑर्डर 1 जो है आपका पार्टीज टू द सूट, कि पार्टीज टू द सूट कौन होती हैं, कैसे बनती हैं। और फिर ऑर्डर 2 है आपका जो उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ सूट, फ्रेम ऑफ सूट। और ऑर्डर 3 आपका है आपका रिकग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, रिकग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, ये हमने देखने हैं। तो अभी आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ऑर्डर 6 से। तो चलें आ जाएं जी, हम देखते हैं अपना ऑर्डर 6 जी। तो ऑर्डर 6 की कैप्शन देखिए, उसकी कैप्शन ही यही है, प्लीडिंग जनरली, प्लीडिंग जनरली। अब देखिएगा प्लीडिंग जनरली में कि रूल 1 में, ये रूल 1 में देखिएगा कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट प्लस, मैंने जो कहा वो देखो मैंने ब्रैकेट में बंद किया यहाँ पे, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट, ये रूल 1 मैंने कहा था, ठीक है। इसके अंदर इसको कहते हैं प्लीडिंग जनरली। अब प्लीडिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कहते हैं फैक्ट्स। मैंने कल भी जब प्लेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आपने देखना है, प्रीवियस लेक्चर में ये देखा होगा कि मैंने आपको पूरी प्लेंट बना के दिखाई थी, उसके अंदर फैक्चुअल, ये देखे, बल्कि आपको कहीं नज़र भी आ रही, कुछ फैक्चुअल पैराग्राफ्स थे, फैक्ट्स एंड लीगल पैराग्राफ, प्रेयर एंड वेरिफिकेशन हमने देखी थी। अब देखिएगा इसके अंदर कि प्लीडिंग जो हो है उसके अंदर कभी भी एविडेंस नहीं आती, ठीक है। इसलिए रूल 2 कह रहा है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। जो आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको लेना है, एविडेंस को नहीं लेना, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, अपेंडिक्स ए देखिए, इसके पीछे एंड पे जाइएगा, सीपीसी के एंड पे आए, सीपीसी के एंड पे बिल्कुल ये देखिएगा, ये अपेंडिक्स ए बना हुआ है, ये देखें अपेंडिक्स ए, और लिखा हुआ प्लीडिंग, बिल्कुल जहाँ पे सीपीसी ख़त्म होती है वहाँ से, जहाँ पे आपके ऑर्डर्स ख़त्म होते हैं वहाँ से शुरू होगी, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डर्स ख़त्म होते हैं वहाँ पे शुरू कीजिए। हाँ पीछे चलते जाएं, पीछे इधर ऐसे, शाबाश, चलते जाएं, पीछे चलें और पीछे, ठीक है, भागते जाएं। एफ आ गया ना, आप पीछे और बहुत सारा पीछे चले जाएं, हाँ ठीक है। ए देखना है, ये ऊपर इंडेक्स में, ये ऊपर इंडेक्स में देखते जाएं, ऊपर बिल्कुल टॉप पे आप कॉर्नर पे लिखा, हाँ मिला। पीछे चलते जाएं, स्टार्ट में बिल्कुल चलें, पीछे चलें, शाबाश, और पीछे चलते जाएं। ये अपेंडिक्स ए लिखा हुआ ऊपर प्लीडिंग्स। अब जो भी दावा लिखना है आपको किसी तरह, किसने बताना है, कैसे बताना है, वो लिखा होता है इसके अंदर। तो देखिएगा इन द कोर्ट ऑफ, इसको रख दें,
इन द कोर्ट ऑफ, लिखा हुआ ABC प्लेंटिफ अगेंस्ट CD डिफेंडेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज लिखने के बाद कहाँ पे रहते हैं, एडवोकेट जनरल को, जिस को पार्टी बनाना बना सकते हैं आप, ठीक है। ये सारा उसने बताया हुआ है प्लेंट तैयार कैसे करनी, ठीक है, ये उसके अपेंडिक्स के अंदर बता दिया। फिर आगे पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पे उसका पर्टिकुलर्स देने होते हैं कि कुछ चीज़ फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो वो कुछ भी हो, वो जिस चीज़ पे रिलाय कर रहा है, प्ले आप लिख रहे हैं तो किस चीज़ पे रिलाय कर रहे हैं, कहता है जी इसने मिसप्रेजेंटेशन किया है, फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, विलफुल डिफ़ॉल्ट किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, वट कुछ भी किया है, वो सारी चीज़ें आपने स्टेट करनी है अपने फैक्चुअल पैराग्राफ्स में। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पर्टिकुलर्स, ये अक्सर वो आपके अगर MCQs पूछे तो आपका वो ऑर्डर, ये इसका रूल 5, इसका रूल 5 ये भी वो पूछ लेता है, क्या कहता है कि फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पर्टिकुलर्स, a further and better statement of nature of claim or defense, a further and better particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms and the cost and otherwise as may be just। कहता है एक तो जो मांगा हुआ है वो, उसके अलावा कुछ मांगना है तो कोर्ट अगर ऑर्डर करे, कोर्ट इजाज़त दे तो फिर मांग सकते हैं, ठीक है। ये ऑन कर दें इसको, इसी काम नहीं कर रहा, इसको हल्का हल्का ऑन कर दें। हाँ हल्का कर दें, चलो जी आगे कंडीशन प्रेसिडेंट्स, अगर आपने कोई कंडीशन कुछ लिखना हाँ ऑर्डर्स देखा नहीं हुआ, एंड इन एनी प्लीडिंग फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन एनी प्लीडिंग मे इन ऑल केसेस बी ऑर्डर्ड, एक तो लिख दिया ना, इसके अलावा भी हम कहते हैं ना कि मुझे एज डीम फिट कोर्ट कुछ और देना चाहे तो वो भी दे सकती है, हाँ तो वो भी दे सकती है, हाँ जी बैट। और आप अगर पर्टिकुलर फर्दर को देना चाहते हैं तो कोर्ट लेना चाहे तो ऑर्डर करेगी, आप दे सकते हैं, वो कंटेंट्स ऑफ प्लेंट में आएगा डेफिनेटली नहीं। आगे कंडीशन प्रेसिडेंट्स, एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और कंकरेंस ऑफ विच इज intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be, and subject thereto any averments of the performance or occurrence of all conditions precedents necessary for the case of the plaintiff and defendant shall be implied in his pleading। ये आप अक्सर देखते हो प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जिस पे आप कहते हैं जनाब इससे पहले ये हुआ, आप केस लॉज अक्सर क्या करते हो उसके अंदर पुट करते हो, बताते हो कि ये केस लॉ है जनाब, इसके अंदर इस तरह के जो केसेस के अंदर ये रिलीफ मिला था इसको, तो हाँ उसको प्रेसिडेंट कहते हैं जो एक काम पहले हो चुका है उसी को, ठीक है। फिर जी डिपार्चर, उससे निकला नहीं जा सकता, नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, आप उससे क्या नहीं कर सकते, डिपार्ट नहीं कर सकते। 7 इम्पॉर्टेंट है, वो कह रहा है डिपार्ट नहीं कर सकते, अगर आपने उससे कुछ और चीज़ लिखनी थी या कुछ और कहना था तो वो नहीं मिल सकता, वही रहेगा उसी के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, raise any new ground or claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same। वो कह रहा है कि आपने जो मांगा प्लीडिंग में वही मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कह रहा है अगर कुछ आपने लेना है और
ठीक है, तो या तो आप अमेंडमेंट मांगेंगे किस चीज़ में, कुछ नया पॉइंट सामने आ गया, कोई नया इशू सामने आ गया और उसके अंदर नए कोई एलिगेशन जो प्रीवियस जो प्लेंट लिखी थी उसके अलावा है, ठीक है, तो वो कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है, वो आप उसको मिल सकता है, अदरवाइज उसी में रहना है। उसके अलावा आपने देखा होगा डिपार्चर का मतलब क्या होता है, रवानगी। हाँ, तो अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो आप न्यू क्लेम मतलब रिलीफ नहीं डिमांड कर सकते, सेम उसी जो कंटेंट्स आप दे चुके हो उन पे। अमेंडमेंट सिर्फ आपको अलाउ तब होती है उसने कह दिया, कोई न्यू चीज़ अगर हाँ, न्यू ग्राउंड आए, नया डिफेंस आए, जो पहले जिस वक्त प्लेंट की थी उस वक्त नहीं था जनाब, ये अब मेरे जहन में ये अब चीज़ें सामने आई हैं, इसीलिए मुझे अलाउ किया जाए कि मैं क्या करूं, उसको अमेंड करूं। वो आगे हम पढ़ लेते हैं 6:17, ठीक है, और 6:18, 6:16 भी पढ़ेंगे, 6, हाँ, वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, जहाँ आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनाब हमारे दरमियान, ठीक है, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of express contract alleged are the matter of fact which forms which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency of law of the contract। आप उसकी सफिशेंटी या लीगैलिटी को डिनाई नहीं कर रहे, आप तो उसकी जो एक्सप्रेस कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की उसको दूसरी पार्टी आके डिनाई कर दे, नहीं जनाब नहीं हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ आप कहते हो प्लीडिंग में कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सिंपल सी बात है ना, जब भी आप कोई केस लेके आते हो तो किस लिए आते हो, इसीलिए ना कि जनाब हमारा कोई मुआहदा हुआ था, तो उससे भाग रहा है। तो अब क्या कहता है, बेयर डिनाइल ऑफ ऑपोजिट पार्टी शैल बी कंस्ट्रूड ओनली एज अ डिनाइल इन फैक्ट of the express contract alleged are the matter of fact form which the same may be implied। implied क्या होता है, वैसे ही बोल देना तो एक्सप्रेस होता है। दो चीज़ें होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होती है जो आपने बज़ाहिर बोल के कह दिया, और इम्प्लाइड होती है आप उसको बोला नहीं, ठीक है, लेकिन उसको आपने मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, कि सर ऐसा ये मैं चला जाऊं, आप मुझसे क्वेश्चन करते हो, ठीक है, और मैं चुप कर जाता हूं, आप चले जाते हो, दैट इज इम्प्लाइड कंसेंट। मैं कहता जाओ तो दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड matter of fact which same may be implied and not as a denial of legality or sufficiency of law of contract। अगर आप कहते हो जी ना जनाब नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कहते मेयर आके अगली पार्टी डिनाई कर दे तो उसका मतलब है कि वो डिनाइल किस फैक्ट्स के होगा और वो इम्प्लाइड समझा जाएगा, एक्सप्रेस नहीं समझा जाएगा, और वो इसलिए कि नॉट एज अ डिनाइल ऑफ लीगैलिटी और हाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को करें जी। अच्छा सर, ये जो इम्प्लाइड है, ये जो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस आप बात करें, इसकी क्या लीगल वैल्यू है? इम्प्लाइड है वैल्यू ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी होता है। आप अक्सर आप कहते हो सपोज कि आपके साथ मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपका ये ज़मीन मैं आपकी बेच रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ, आप कहते हो ठीक है, चुप करके बैठे रहते हो, ठीक है, तो मेयर इसको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने डिनाई कर दिया। अब आपने कह दिया, कंसेंट की शो कर रहा है। शैल कौन मे क्यों भाई? आप अक्सर देखते हो, सपोज आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एक सब्जेक्ट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा खूबसूरत भी है, आपको समझाऊंगा, बड़ा अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि आप कहते हो मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट,
इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब लड़की से पूछते हैं आपको ये कबूल है, लड़की कहती है, शर्मा के मुंह नीचे कर लेती है, तो क्या मतलब इसका हुआ? एक्सप्रेस कंसेंट, वो एक्सप्रेस तो नहीं है, इम्प्लाइड तो है ना, इम्प्लाइडली अब निकाह हो रहा है उसका, तो वो उसका मतलब क्या है? अब मैं आपके सामने, आपकी ज़मीन बिक रही है, आपके सामने आपका मोटरसाइकिल मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लेते तो इट मींस क्या? हाँ, आपकी कंसेंट है, बस फिर कंसेंट की बात होती है। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, जो डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो मटीरियल्स हैं जो उसके अंदर लिखे होते हैं, इट शैल बी सफिशेंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल without stating out the whole or any part thereof unless the precise words of document or any part thereof are material। कहता वो लगा देना ही काफ़ी होता है डॉक्यूमेंट, उसको एक्सप्लेन नहीं भी करना तो काफ़ी, उसको लिखना, उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो भी, अगर उसके बारे में प्रिसाइजली लिख भी दोगे तो ठीक रहेगा। प्लेंट में प्लीडिंग, प्लेंट नहीं, ये प्लीडिंग के बारे में रिटन स्टेटमेंट भी हो सकती है। हाँ जी। मैलिस, नॉलेज एक्सेट्रा, wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other conditions of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as the fact without stating out the circumstances from which the same is to be inferred। ठीक है, वो उस फैक्ट को लिखना ज़रूरी है कि जनाब ये इसकी ये बदनीति थी, ये इसका जो एलिगेशन, ये जो चीज़ें थी, ये इसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी, ये इसका नॉलेज था, या इसकी कंडीशन ऑफ माइंड ये थी। वो कह रहा है सफिशेंट है कि वो अलेज कर दे, कुछ भी लिखे बिना, तो वो भी काफ़ी है, चाहे उससे इन्फर नहीं भी करता, वो इन्फर वो उसको क्या कह रहा है कि ये काफ़ी है। नोटिस, ये आपको आने चाहिए, इसका प्लीडिंग का अगर पेपर हो तो अलग बात है, आपका प्लीडिंग का पेपर नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ ये चीज़ें आनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें, अगर तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है या आपका आ जाता है वो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस, ठीक है, तो फिर तो कुछ ना कुछ इसमें से पूछ लेता, अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। नोटिस है, वेन एवर इट इज़ मटीरियल टू अलेज नोटिस एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर और थिंग, इट शैल बी सफिशेंट टू अलेज सच नोटिस एज अ फैक्ट। जनाब इसको नोटिस था, उसके इल्म में था, उसको कह देना ही काफ़ी है, ठीक है। उस नोटिस के बारे में अगर आप प्रिसाइजली बता दो कि वो भी ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन, ये रिलेशन जरा हमारा एक्सप्रेस नहीं था, इम्प्लाइड था, या रिलेशन इम्प्लाइड था। प्रजम्पशन ऑफ लॉ, हर नाइदर पार्टी नीड एनी प्लीडिंग अलेज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ presumes it his favor, as which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specially denied consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration। वो चीज़ें वो कहता लॉ के ऊपर आपने नहीं आना, हमेशा आपने किस पे आना है, फैक्ट पे आना है। प्लीडिंग साइन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये मैंने आपको उस दिन बता दी। स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स, ये चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। 16, the court may at any stage of the proceeding order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessarily or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of suit। कोर्ट किसी भी वक्त at any stage क्या कर सकती है, स्टक आउट कर सकती है किसी चीज़ को, या अमेंड करवा सकती है किसी लिए कि ये ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, या स्कैंडुलस है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को, या प्रेजुडिस है, या एम्बैरस करेगी या ड्रे करेगी इस ट्रायल को, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अमेंड कर सकते। अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग 6-17, ठीक है। अब क्या कहता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अब पहले स्ट्राइकिंग आउट था, ये इसका 16 और 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ठीक है। जब प्लीडिंग को अमेंड करवाना होता है तो एप्लीकेशन देते हैं? डेफिनेटली जी। 6-17, तो 6-17 की एप्लीकेशन हाँ वो 6-17, 6-16 की
हाँ 616 में तो उसको कह रहा है किसी भी वक्त कोर्ट कर सकता है। हाँ जी, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर or amend his pleadings in such manner as on such terms as may be just, जो इंसाफ पे मबनी हो, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties। रियल कंट्रोवर्सी को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए अगर कोर्ट समझती है कि ये ज़रूरत है अमेंड करना, तो कोर्ट अलाउ कर सकती है 617 के तहत। और 18 क्या कहता है, वो भी इसके साथ इम्पॉर्टेंट है, वो कहता है फेलियर टू अमेंड। ठीक है, 18 रूल 18 फेलियर टू अमेंड। वो कह रहा है कि अगर वो फेल हो जाता है अमेंड करना, तो फिर वो कह रहा है ऐसे ऑर्डर होगा जैसे वो किया ही नहीं है। टाइम दिया था उसको अमेंड करके ले आओ, 1 महीना है, 30 दिन है, 15 दिन है, नेक्स्ट डेट तक, वो अमेंड करके नहीं लाता, तो समझा ये जाएगा कि वो ऑर्डर किया ही नहीं था कभी। पढ़ते हैं, कहते हैं इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर टू फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड accordingly within time limited for the purpose by the order, or if no time is thereby limited then within 14 days। ये याद रखना कितने दिन, अगर तो टाइम दे दी गया, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक 14, 15, 20, 25, 30 दिन दे दिए, तो उस टाइम के अंदर अगर नहीं लिखा तो 14 दिन लिखे हैं। कितने 14 दिन अंडरस्टूड है या मेंशन होते हैं ऑर्डर में? भाई फिर वह पहले समझो मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ अगर तो टाइम दे दी गया कि 30 दिन के बाद आप अगले डेट तक इसको अमेंड करके ले आओ, ठीक है, तो फिर तो वो 30 दिन ही उसको टाइम मिल गया। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया या लिखा ही नहीं टाइम, ठीक है, तो उसके पास 14 दिन होंगे। अगर टाइम नहीं लिखा हुआ ना पर्पज, or if no time is thereby limited then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or for such 14 days, या वो टाइम या वो 14 दिन, ठीक है, as the case may be unless the time extended by the court। तो कोर्ट कह सकता है सर जी नहीं मैं कर सका, वो मजबूरी सी जी, सफिशेंट काज उसके पास हो, तो वो कहता है ठीक है तुम क्या करो अमेंड करके ले आओ, और टाइम दे देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 जी, ऑर्डर 6 के हमने इसके अंदर डिपार्चर भी पढ़ा, हमने प्रेसिडेंट भी पढ़ा, हमने बेटर और स्ट्रेटन भी पढ़ा, हमने इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो देखने के बाद वेरिफिकेशन भी पढ़ी, प्लीडिंग साइन होता है, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एंड फेलियर टू अमेंड। ये आपका ऑर्डर 6 है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आप पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगी इंशाअल्लाह हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी।